नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर के साथ ही देहरादून में हुई मॉक ड्रिल। युद्ध के हालात में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। आम लोगों ने भी सीखा युद्ध के दौरान कैसे खुद को बचाना है। रुड़की के भगवानपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी। धामिश सरकार बनाएगी महिला हॉस्टल। मंत्री रेखा आर्य ने किया शिलान्यास। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जल्द शुरू हो सकती है घोड़े खच्चरों की आवाजाही। शुरुआती जांच में इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की पुष्टि नहीं। एहतियातन तौर पर सरकार ने वेटनरी डॉक्टरों की टीम लगाई। चंपावत में ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली देख भड़के जिलाधिकारी। जिम्मेदार विभागों की लगाई क्लास। दी 31 मई तक की डेडलाइन, फिर गिरेगी गाज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश भर में हुई वॉर मॉक ड्रिल के तहत बुधवार को राजधानी देहरादून की भी कई जगहों पर सायरन बजा। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंकाओं के चलते सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संयुक्त इस मॉक ड्रिल को करवाया। दून में जैसे ही अलग अलग इलाकों में सायरन बजा तो उस दौरान आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटना है ये बताया गया। बता दें कि इस मॉक ड्रिल का एक मुख्य उद्देश्य है कि युद्ध के दौरान होने वाली हवाई हमलों से खुद को कैसे सुरक्षित बचाया जाए। भगवानपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि 50 बेड के महिला छात्रावास का निर्माण 2,79,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के पराक्रम को सराहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ममता राकेश भी मौजूद रही। नंदा गौरा योजना जब से मैं 2017 से इस विभाग को देख रही हूँ, मुझे अपने कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के धामी जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर आतिथि तक में नंदा गौरा योजना निर्बाध तरीके से उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुँचाई जा रही है। 2022 से ऑनलाइन प्रक्रिया हम लोगों ने चालू करी, और ताकि जो है कोई भी बालिका, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ऑफलाइन प्रक्रिया में हमने दिया है, हमें लिया नहीं है, रिसीव हुआ नहीं है, कई तरीके के संशय हुआ करते थे। लेकिन 2022 से लगातार कई बार 2-3 बार की अपीलों के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई गई। उसमें आप आवेदन करें, समय अवधि बराबर उसमें बढ़ाई गई, और इस प्रकार से 2022 से लेकर आतिथि तक में सबके हम भुगतान कर चुके हैं। केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संचालन जल्द ही शुरू हो सकता है। पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर से घोड़े खच्चरों के संचालन का इशारा दिया है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर हुए घोड़ों की मौत का कारण एक्वाइन इन्फ्लुएंजा नहीं है। फिलहाल डायरिया से घोड़ों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विस्तृत जांच के लिए सैंपल बरेली भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल से उत्तराखंड आने वाले घोड़ों के संचालन पर रोक है। इसके अलावा मेडिकल टीम भी वहां तैनात है। जैसा आप लोग विदित है, केदारनाथ यात्रा में यूपी से भी कच्चर प्रतिभाग करते हैं और कुछ कच्चर हिमाचल से भी आता है। यूपी से लगभग हर बार 2-3 हजार घोड़े उत्तर प्रदेश से भी आता है। हमने उसको यहाँ पर उत्तराखंड में आने के लिए पूर्ण रोक हमने लगाया है। आज की तारीख में उत्तराखंड की बाहर की घोड़ा कोई एक भी यहाँ पर नहीं आया है। सो हम लोग उम्मीद थे कि क्योंकि हमने सब कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए हमको लगा कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो नेगेटिव था वही प्रतिभाग करने का मौका दिया है। या अगर पॉजिटिव उस समय आया तो उसको 20 दिन की क्वारंटाइन के बाद प्रतिभाग करने का हमने मौका दिया है। सो ये जो 16,000 सैंपल हमने जो किया है, उसे मात्र 152 सैंपल पॉजिटिव आया है। 1% सैंपल पॉजिटिव आया है सीरोलॉजिकल टेस्ट में, और आरटीपीसीआर टेस्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यात्रा से पहले जो हमने सैंपलिंग किया है, किसी भी एक घोड़े में भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आया है। काशीपुर में वक्फ संशोधन को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मुसलमानों के हित में लाया गया कानून है, जिसका लाभ मुस्लिम समाज के वंचित तबकों को मिलेगा। 2025 लाए हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं।
कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में आ रहा है, इससे उनकी बेहतरी रुकने वाली है और हमारी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन नॉलेज ही नहीं है लोगों को। ये मुस्लिम समुदाय के बेहतरी के लिए कानून पास हुआ है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी वो कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के घर की जागीर जैसी बन गई थी और जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी बेहतरी, उनकी शिक्षा, उनके हेल्थ की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का, उनको मिलता ही नहीं था। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है, उसे मैं अपने मुस्लिम समाज के हित में देखती हूँ, उस आम इंसान के हित में देखती हूँ, उस महिला के हित में देखती हूँ, उस गरीब और दबे कुचले समाज के रूप में के हित में देखती हूँ जो वक्फ का लाभ नहीं उठा पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उस मुस्लिम वर्ग का भी योगदान होगा, उसको भी सम्मिलित किया गया है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी हिंदू धर्म मानने वालों से राहुल गांधी का बहिष्कार करने के लिए कहा है। आखिर क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी हिंदू धर्म मानने वालों से राहुल गांधी का बहिष्कार करने के लिए कहा है। दरअसल शंकराचार्य का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदू धर्म का अपमान किया है। शंकराचार्य ने कहा कि इस बारे में हमने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण भी मांगा और उन्हें पत्र भेजा गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस बारे में, अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने यह समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे यह तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सभी लोग अपनी अपनी समझ की बात कर रहे हैं, संसद में संविधान की ही बात होती है। आज पूरे देश में जाति धर्म को लेकर जो माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए आज संविधान की बात करने की आवश्यकता है। देखिए, शंकराचार्य जी अपनी समझ से अपनी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जी अपनी समझ से अपनी बात कर रहे हैं। संविधान की बारे में बात ही की जाएगी संसद में, धर्म की बात भी की जा सकती है, लेकिन जब संसद में कोई सांसद बात करता है और जिस तरीके की परिस्थितियाँ देश में इस समय देखने को मिल रही हैं, एक तरफ आतंकवाद का बोलबाला है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कोई धर्म को, जातियों को आपस में लड़ाने की जिस समय पूरे देश में माहौल चल रहा है, तो इस समय देश के लिए आवश्यक है कि हम संविधान की बात करें। और राहुल गांधी जी ने संविधान को मानता हूँ कहकर कोई अपराध नहीं किया है। सनातन धर्म में मनुस्मृति को मानने वाले लोग भी हैं, सनातन धर्म में ऐसे लोग भी हैं जो अन्य पंथों को मानते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, राजयोग को मानता है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है, उन्हें हम हिंदुओं के धर्म गुरु मानते हैं। जब सनातन के अस्तित्व पर हमला होगा तो विरोध होना स्वाभाविक है। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहां पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं है। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है।
ऐसा नहीं है कि अपने बयान को लेकर राहुल गांधी पहली बार निशाने पर आए हों। समय समय पर वो सवालों के घेरे में रहे हैं। अब इस बीच संसद में दिए मनुस्मृति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी अब धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं, जिसे लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर चंपावत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने शहर की बंद पड़ी नालियों और कलमट पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिम्मेदार विभागों के साथ जिला पंचायत और नगर पालिकाओं को सड़कों की नालियां और कलमट को 31 मई तक हर हाल में खोलने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि काम में कोताही बरतने वालों को सख्त चेतावनी के साथ ही कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हमारे रोड से कंस्ट्रक्टेड जो रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, पीएमजेएसवाई हैं, जिला पंचायत, नगर पंचायतें हैं, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि रोड साइड के जो ड्रेन्स हैं और जो क्रॉस कल्वर्ट्स हैं उनको आप अभियान चलाकर 31 मई तक क्लियर करेंगे और हमें सूचित करेंगे, हमने कर लिया गया। इसमें अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत भी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो एडवांस मानसून एक प्रिपेयर्डनेस होती है जिसमें कि बाढ़ सुरक्षा योजना होती है और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे रिवर चैनलाइजेशन के कार्य हैं जिनको हम टेकअप करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 15 जून से पहले हम ये सारी तैयारियां पूरी करेंगे। नई टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में क्षमता विकास प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सब रजिस्ट्रार शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में डीएम ने समान नागरिक संहिता के तहत पंचायत पोर्टल और अन्य विभागीय पोर्टल की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मॉनसून सीजन को लेकर भी यहां अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, आज सभी जिले के जितने भी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं सभी की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है यूसीसी को लेकर, और साथ ही उनकी अन्य विभागीय जिम्मेदारियां जो हैं, जो टास्क है उसके बारे में भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। साथ ही उनकी जो समस्या है उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है, उसको भी सॉल्व किया जा रहा है, ताकि हमारे जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हम पूरा सपोर्ट कर सकें और जो योजना का क्रियान्वयन है और बेहतर हो सके। उधर मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने प्रबंधन समिति के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि सीएससी सेंटर में डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, सीएचसी मैंगलोर जो है आज उसमें चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक रखी है और मीटिंग अभी होनी बची है। उसके अलावा हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है सीएचसी का, और डॉक्टर साहब जो हैं एमओआईसी उन्होंने बताया भी है कुछ परेशानियां हैं जिसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। लेबर रूम है, ओपीडी है, आईपीडी है, एक्सरे रूम है, इन सभी चीज़ का इंस्पेक्शन किया गया है। अभी जितना भी इंस्पेक्शन किया गया है उसमें जो सर्विसेज हैं जो पब्लिक को दी जा रही हैं संतोषजनक है। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक में जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक शक्तिलाल शाह और मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए जल संरक्षण के महत्व को बताया। बता दें कि विधायक शक्तिलाल शाह और मुख्य विकास अधिकारी ने कोठार गांव में ग्रामीणों के पैतृक जल स्रोत की पूजा अर्चना की और गांव के पास वृक्षारोपण किया। वहीं ग्रामीणों की समस्या को सुनने के बाद उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। ये जल जीवन जल संरक्षण के दिवस के धारा पूजा हम लोगों ने कार्यक्रम किया, वृक्षारोपण किए। इस गांव में गांव की जो समस्याएं हैं उसके समाधान निराकरण के लिए हमने सबने मिलकर के बात करी और विशेषकर जल संरक्षण पे ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसमें हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया। ये राज्य सरकार की विशेष पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में ये जल संवर्धन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि जल उत्सव के रूप में आज से शुरुआत की गई है जल संवर्धन के कार्यक्रमों की। इसमें जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें आज घनसाली में एक बृहद कार्यक्रम हुआ है माननीय विधायक जी भी की उपस्थिति में। हल्द्वानी और रुद्रपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया गया और भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर लोगों ने कहा कि वो भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं, जिसने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो भारतीय सेना को सैल्यूट करूंगी, सारे फौजी भाइयों को सैल्यूट करूंगी, क्योंकि उनके द्वारा ये संभव हुआ। और भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा कि जब पहलगांव में अटैक हुआ था वो सिर्फ उन यात्रियों पे अटैक नहीं था, वो था भारत की आत्मा पर अटैक था। मैं सबसे पहले भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं और भारत के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये उनको जवाब है जिनने कहा था कि मोदी जी को बता देना कि आज मोदी जी ने चुटकी भर सिंदूर की जो कीमत है
जो मातृशक्ति का सम्मान भारत में है उसको दिखाया और उसके प्रतिफल पर जो आक्रमण पाकिस्तान पर करा, हम पूरी सेना के साथ हैं। रुड़की पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दर्जन भर लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने 25,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। रुड़की में हम लोग सदस्यता का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड प्रदेश में कम से कम 20 से 25,000 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य ले रखा है, जिसमें हमारे देहरादून से लेकर के रुड़की, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिला, नैनीताल जिला, हम इन जिलों में सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में हम वैसे एनडीए गठबंधन में हैं। अगर एनडीए गठबंधन से हमें सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल अपने पूर्ण रूप से अपने हैंडपंप के निशान को ले जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा। टिहरी में आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम कर रहा है। इस मौके पर आयुर्वेदिक विभाग ने राजकीय महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को योग के महत्व के बारे में समझाया गया। साथ ही उनसे योग को दैनिक जीवन में अपनाने की भी अपील की। बना रहे हैं घर में भी कि हम लोग इस प्रैक्टिस को रोज सोने से पहले, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हम रोज कर रहे हैं, या फिर हम उठने के बाद एक भ्रामरी प्राणायाम का सेट, 2 भ्रामरी प्राणायाम के सेट हम रोज कर रहे हैं। तो इससे हम घर का एनवायरनमेंट भी वो बना रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे और मोटिवेट होने की वजह से उन लोगों के लाइफस्टाइल में धीरे धीरे योग के प्रति जागरूकता, योग के प्रति वो लोग अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगे, जिसकी वजह से वो इन प्रैक्टिसेस को अपना के अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छे मोड़ की तरफ मोड़ सकते हैं। बुधवार को रुड़की के पिरान कलियर हज हाउस में 304 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें लगभग 130 महिलाएं भी शामिल थी और इस दौरान हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए थे। टीकाकरण की व्यवस्थाओं को देखकर यात्री भी खुश नजर आए। बढ़िया सोचता रही और इनकी लोगों की खिदमत भी बहुत हुई। अच्छा खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता, चेयरमैन साहब ने तो हद कर दी भाई आज, ऐसा तो अब तक चेयरमैन ही नहीं आया कोई। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बेचारे ने देखभाल करी, हर तरह से लोगों की बहुत हेल्प करी और जितना भी उनके करने का काम था उससे ज़्यादा ही करा। जिस तरह बीजेपी सरकार बहुत अच्छा विकास कर रही, अच्छा काम कर रही। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर के साथ ही देहरादून में हुई मॉक ड्रिल। युद्ध के हालात में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। आम लोगों ने भी सीखा युद्ध के दौरान कैसे खुद को बचाना है। रुड़की के भगवानपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी। धामिश सरकार बनाएगी महिला हॉस्टल, मंत्री रेखा आर्य ने किया शिलान्यास। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जल्द शुरू हो सकती है घोड़े खच्चरों की आवाजाही। शुरुआती जांच में इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की पुष्टि नहीं। एहतियातन तौर पर सरकार ने वेटनरी डॉक्टरों की टीम लगाई। चंपावत में ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली देख भड़के जिलाधिकारी। जिम्मेदार विभागों की लगाई क्लास, दी 31 मई तक की डेडलाइन, फिर गिरेगी गाज।